नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम लेक्चरर 2021 का स्क्रीनिंग का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ में डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको थोड़े से ध्यान से देखने हैं और इनके आसपास के जो सिलेबस में जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है। तो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है। शाला दर्पण परियोजना जो है ये केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित थी और अगर पूछा जाए ये 2015 में शुरू की गई थी शाला दर्पण परियोजना। इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय विद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तैयार करना, छात्र, अभिभावक और समुदाय सभी को एक तरह से गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने का इसका प्रावधान है शाला दर्पण परियोजना केंद्रीय विद्यालयों से। अगला है आरटीई एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपका। इस कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखे गए हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 12 का फर्स्ट का जो सी क्लॉज है, इसमें जो है 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो ये असमानताओं को कम करने के लिए ये प्रयास किया गया है। अगला है डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। कौन सी बालिकाओं से संबंधित हैं? एससी बालिकाओं, एसटी बालिकाएं या मुस्लिम बालिकाएं या उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा ये डिजिटल जेंडर एटलस जो है ये सभी से संबंधित है और इसका भी 2015 से ये योजना शुरू की गई है, डिजिटल जेंडर एटलस। इसके तहत जो है ये एटलस जो है आपका यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है और इसके अंतर्गत आपका एससी, एसटी और जो मुस्लिम अल्पसंख्यक पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इसमें मदद मिलेगी और बालिकाओं को एक तरह से समान शिक्षा सुनिश्चितीकरण में ये सहायता देता है। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार क्या था? किस आधार पर इनकी स्थापना की गई? तो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना का आधार था वो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हमें बताने हैं। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं। तो मुदालियर आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनका नाम है। और अगर पूछा जाए कि कब गठित हुआ था तो 1952 में गठित हुआ था। हम थ्योरी क्लासेस में ये सारे आयोग पढ़ चुके हैं। अगला है राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। तो अभी मुदालियर आयोग की स्थापना 1952 में और जो राधा कृष्णन आयोग है इसकी स्थापना 1948 में होती थी। डॉक्टर राधा कृष्णन इसके अध्यक्ष थे। 4 नवंबर 1948 को स्थापना होती है। तो इसके बारे में ये बातें ध्यान रखनी है। और इसका जो मुख्य संबंध था वो उच्च शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो ये जो आपका है इसकी सिफारिश की गई थी जो सैम पित्रोदा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा, और ये 2005 में बना था नेशनल नॉलेज कमीशन। सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को इंगित करने का श्रेय जो है ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को दिया जाता है। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग को ही कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि कब इसका गठन हुआ था, 4 नवंबर 1948 को। और यहाँ पर जो है हमारा जो थ्योरी क्लासेस का बैच चल रहा है उसमें आपका जो स्टडी लवर गोल्ड मेंबरशिप है ये आपकी स्क्रीनिंग के लिए है। यहाँ पर आपके 109 मेंबर्स जुड़ चुके हैं और 51 जो है ये डायमंड मेंबरशिप है। इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस प्लस स्क्रीनिंग का कंप्लीट कोर्स मिलेगा और इसमें केवल स्क्रीनिंग का कोर्स मिलेगा। इसकी मेंबरशिप मात्र 59 रुपीज़ है और इसकी मेंबरशिप जो है वो 89 रुपीज़ रखी गई है। तो इसमें आपको जो है कम रेट पर, ये इसलिए ताकि जो लोग महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमारी तरफ से एक प्रयास है। और यहाँ पर 109 है तो 150 तक हम स्क्रीनिंग का बैच रखेंगे और
जो पॉलिटिकल साइंस है 50 पे क्लोज कर रहे थे, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर इसको हम 75 कर रहे हैं। तो कुछ सीटें आपके पास हैं, आप अवेल कर सकते हैं अगर आप महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है। तो एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। शिक्षक शिक्षा इसका मुख्य कार्यक्षेत्र है और इसका गठन अगर पूछा जाए तो 1993 का एक्ट था और 1995 में इसकी स्थापना होती है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सैम पित्रोदा थे। गठन कब हुआ? 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना था। वैल्यू मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? तो वैल्यू शब्द की अगर बात की जाए तो वैलेरे शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वैलेरे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना है। और इसका अर्थ जो है एक तरह से होता है कि महत्व या उपयोगिता, महत्व या उपयोगिता इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ये फेमस स्टेटमेंट जो है पेस्टोलॉजी का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था और इसके मुख्य जो है 9 कार्य क्षेत्र हैं और इन कार्य क्षेत्रों में आपका ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, इसके अलावा पब्लिक इंटरनेट सक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, तो ये इसके कुछ पार्ट थे। इसके कुल जो है 9 क्षेत्र इसमें शामिल हैं। CIET का पूरा नाम बताना है, CIET का पूरा नाम बताना है हमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है LT के एग्ज़ाम में भी आया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना की अगर बात की जाए तो NICSI इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका 1995 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। तो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये 1958 में शुरू किया गया था और ये जो है 5 सितंबर जिस दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं इस दिवस को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं शिक्षकों को। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? अगर व्यक्तित्व विकास की बात की जाए तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हो जाएगा, परियोजना कार्य, खेल, ये सभी जो हैं व्यक्तित्व विकास में सहायक होते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन, कंप्यूटर एडेड एक तरह से इंस्ट्रक्शन, इसमें अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो अगर यहाँ पर देखें किस क्षेत्र में अधिगम नहीं होता है तो यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, भावात्मक क्षेत्र इसमें नहीं होता है और क्रियात्मक क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजुकेशन एंड मैन एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये पूछ ली गई थी। इस पुस्तक के लेखक हैं तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये बुक जो है F.A. फ्रोबेल की बुक है, एजुकेशन एंड मैन। फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत इन्होंने की थी और ये बुक जो है 1826 में पब्लिश होती है। तो इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो किंडरगार्टन पद्धति अभी हमने बोला कि फ्रोबेल जो है इसके जन्मदाता हैं, तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से क्या विकसित होता है? तो शिक्षण विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य की अगर बात की जाए तो ये शिक्षण कौशलों का विकास करना जो है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है और ये सूक्ष्म शिक्षण जो है छोटी छोटी क्रियाओं में बांटा जाता है शिक्षण को। उसमें स्टेप आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले पाठ योजना होता है, देन आपका टीचिंग होती है, शिक्षण होता है, फिर इसका फीडबैक होता है, फीडबैक के बाद पुनः पाठ योजना होती है यानी री-लेसन प्लान बनाना होता है और देन आपका पुनः टीचिंग होती है और फिर पुनः फीडबैक होता है। निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है, यानी किसके सिद्धांत पर अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका BF स्किनर के सिद्धांत पर जो है अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है। अगला क्वेश्चन है यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यूजीसी की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। तो शिक्षा पर किस रूप में विचार किया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा निवेश के रूप में, एक इन्वेस्टमेंट के रूप में शिक्षा पर विचार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो ये ध्यान रखना है। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है? तो यहाँ पर उपागम दिए गए हैं, इन उपागमों में से चुनना है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो किस उपागम से संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा बहु इंद्रिय उपागम, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री जो है 3 टाइप में हम पढ़ते हैं, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। तो ये सब क्या होते हैं? बहु इंद्रिय उपागम होते हैं, जहाँ पर हमारी बहुत सारी इंद्रियाँ एक्टिव रहती हैं और ज़्यादा इंद्रियाँ एक्टिव रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा शिक्षण माना जाता है। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। ली थायर के अनुसार जो है इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो ली थायर के अनुसार अगर पूछा जाए तो 4 भागों में बांटा जा सकता है संप्रेषण के मूल कार्यों को। फिर से NCTE से क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने डिस्कस किया 1993 का एक्ट था, 1995 में एस्टैब्लिश होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सी विधि नहीं है, यानी शिक्षण विधि इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखना है, क्योंकि विधि और परविधि दो हैं। ये विधि है, प्रदर्शन विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, कहानी कथन एक परविधि है। CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो कंप्यूटर सह अनुदेशन जो है व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, इन सभी को सुगम बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? शिक्षण कौशल इनमें से बताना है। तो यहाँ पर देखें, अगर जो शिक्षण कौशल नहीं है उसको बताना है। सही आंसर इनमें से हो जाएगा सत्ता की आलोचना करना शिक्षण कौशल नहीं है। बाकी ये सभी शिक्षण कौशल हैं जो कि माइक्रो टीचिंग में बताए जाते हैं। अगला है मूल्यांकन के क्षेत्र है, ये से नहीं होगा। मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, कैसे हैं? सीमित हैं, असीमित हैं, संकुचित हैं या विस्तृत हैं? आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के क्षेत्र विस्तृत हैं, या कह सकते हैं कि मूल्यांकन के क्षेत्र व्यापक होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? गलत कथन हमें चुनना है। शिक्षण एक कथन है, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, यह आपका गलत कथन हो जाएगा। बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका दूसरा नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका गठन कब हुआ हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की अगर बात की जाए तो ये आपका प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1980 में, 1980 में। अगला क्वेश्चन है रूसा। रूसा का गलत छप गया है, रूसा का पूरा नाम पूछा गया है। रूसा का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, रूसा का पूरा नाम हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे जो है कब लागू किया गया? तो 2013 में रूसा को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? कंप्यूटर का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण करता है, लेखा परीक्षण भी इसमें होता है, मूल्य विकास इसमें नहीं होता है, शिक्षण की न्यूनापूर्ति भी इससे होती है। मूल्य विकास हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1964 से 1966 तक इसका टेन्योर था कोठारी आयोग का। तो 1964 सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। और इसका दूसरा नाम क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके आंसर बताने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो बन सकते हैं। सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है? तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना का सुझाव जो दिया था ये आपका कोठारी आयोग ने दिया था, जो कि 1964 में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक हैं। शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक हमें बताना है। तो शिक्षण कार्य के सिंपल हो गया ये, शिक्षक छात्र और
पाठ्यक्रम जो है ये शिक्षण कार्य के प्रमुख घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया? तो ये इस टाइम पे जो है करंट का क्वेश्चन था। इसका जो सही आंसर है वो आपका PV सिंधु है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलों के जो कप हैं ये आपको एक बार देख लेने हैं, आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टेबल टेनिस से संबंध है इलेक्ट्रा गोल्ड कप का। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों का विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव हैं। इनका विलय कर दिया गया था दिसंबर 2019 के बिल के द्वारा। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था। अब ये आपका स्टैटिक GK का क्वेश्चन हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 22 जुलाई 2019 को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 को किसे दिया गया था? 2018 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था यह आपका अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और आपको करंट का बताना है कि करंट का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये किसे दिया गया है। श्री सुंदर पिचई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर था तो ये जो है आपका अल्फ़ाबेट इंक और गूगल के दोनों के एक से CEO थे। B और C दोनों सही आंसर था। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP यानी COP25 पूछ लिया गया है। अब तो आगे बढ़ गया है ये काफ़ी। तो COP25 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा मैड्रिड स्पेन में जो है COP25 आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित हैं? ओस्लो समझौते किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच समझौता हुआ था, ओस्लो समझौता। और ये अब भी रेलेवेंट रहेगा क्वेश्चन, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है या जो आपका इजराइल फिलिस्तीन से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये ध्यान रखना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो 243 जो है पूरा आर्टिकल जो है बहुत बड़ा ये आर्टिकल है, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस, तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। मानवाधिकार दिवस जो है आपका ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? ओलंपिक मशाल बताना है किसका प्रतीक होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये प्रतीक होता है निरंतरता का। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। तो उनके बच्चों के जो रक्त समूह है वो आपका या तो AB हो सकता है या फिर A हो सकता है या B हो सकता है। ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण इसको कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष मात्रक होता है आपका दूरी का। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में के रूप में परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिसका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है, यानी जो आपका एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता से जिसका संबंध होता है वो आपका वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBCs होती हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण किसने शुरू किया था? तो टीकाकरण जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने शुरू किया था जब इन्होंने 1796 में चेचक का टीका पहली बार खोजा था। तो टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर से 1796 से। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाहनों में पीछे का जो प्रतिबिंब है या पीछे ट्रैफिक देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है,
यह क्यों रुक जाती है? तो लुढ़कती हुई गेंद जो है कुछ दूर जाकर रुक जाती है, तो इसका कारण होता है घर्षण बलों के कारण। तो घर्षण बलों के कारण ये रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 में पीटर हैंडके को दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है वो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स पिछले आपको जो है जनवरी से लेकर मिल जाएगा। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 3 वीडियोस हैं, अभी पिछले 2 महीनों के लगातार हैं, और एक वीडियो में आपका जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स उत्तराखंड प्लस उत्तराखंड का तो कंप्लीट है ये, और नेशनल इंटरनेशनल के प्रैक्टिस सेट भी उसमें मिल जाएंगे। प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है? प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से जो है में कोई विकल्प ही नहीं दिया गया है आपका, जस्ता गंधक लौह, ये इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंथोसाइनिन के कारण जो है प्याज का लाल रंग होता है, और इसी के कारण गाजर का भी लाल रंग होता है। तो एंथोसाइनिन आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य हमें बतानी है किसके एक तरह से कितनी होती है। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य बतानी है। तो आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 एंगस्ट्रम है, ये 2 एंगस्ट्रम होती है। अगला है, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 15 अगस्त 1947 को बताना है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे 1947 में 15 अगस्त को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों ST का जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम जिसका है वो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ये देखना है, ये क्वेश्चन आपको मैच करना है कि कौन सा, ये हवाएं हैं, एक तरह से अलग अलग जगह की हवाएं दी गई हैं, और इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो मिस्ट्रल राइन घाटी का है, क्योंकि मिस्ट्रल जो हवाएं हैं ये आल्प्स पर्वत फ्रांस और स्पेन की और फ्रांस से स्पेन की ओर प्रवाहित होती हैं। ये राइन घाटी नहीं है बल्कि आल्प्स पर्वत इसका आंसर होना चाहिए था, तो ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी फोहन आल्प्स पर्वत है, बुरान साइबेरिया है, खामसिन जो है ये मिस्र में जो है प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? ठंडी जलधारा बतानी है, तो इनमें से बेंगुएला जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, बेंगुएला जलधारा, इसको शीत महासागरीय जलधारा कहा जाता है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? सड़क सघनता सर्वाधिक जो है ये केरल राज्य में सबसे ज़्यादा सड़क सघनता। मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? मैसाबी श्रेणी का संबंध है आपका लौह अयस्क खनिज से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? डॉगर बैंक जो है फेमस है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो रिपीट होने की संभावनाएं ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा हैं। ये नॉर्थ सी में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है? सर्वश्रेष्ठ प्रकार के कोयले की बात की जाए तो एंथ्रासाइट जो है सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है। इसमें जो आपका कार्बन की मात्रा है वो 94% से अबव पाई जाती है। 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो अलग अलग भाग थे, भाग ए, बी और सी में डिवाइड किया गया था उस टाइम राज्यों को। तो भाग सी के राज्य यहाँ पर बताने हैं। भाग सी में जो है कुल 10 राज्य थे भाग सी में। अगला है, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ, ये प्रसिद्ध फेमस बुक है और ये ग्रीनविल ऑस्टिन की बुक है। अगला क्वेश्चन है, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? नानाघाट अभिलेख जो है ये आपका सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नानाघाट अभिलेख
गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? यानी शिवाजी ने एक तरह से गुरिल्ला जो प्रणाली है वो कहाँ से एक तरह से आई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका मलिक अंबर को अग्रगामी माना जाता है गुरिल्ला प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम। ये बहुत फेमस बुक है, कई बार पूछी जाती है और इसका सही आंसर है आपका ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, और ये आपका 1959 में पब्लिश हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? आपको करंट के ऐसे डेटा पढ़ लेने हैं जिन महिलाओं को एक तरह से कुछ विशिष्ट पद मिला है, तो वो देख लेने हैं अभी करंट के। इसका सही आंसर था आपका स्मिता देवरानी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा जो की थी वह HD देवगौड़ा ने की थी 15 अगस्त 1996 को। तो ये भी डेट भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोलापाल के आंदोलन से संबंधित है? डोलापाल के आंदोलन से जयानंद भारती का संबंध है और 1930 में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 11 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की थी? तो पौड़ी गढ़वाल में ऋणात्मक रही थी, लेकिन ये जो वो आपको पूछ ली गई हैं आपको तहसील जो है इनमें से आपका कुछ पौड़ी गढ़वाल की हैं। ये भिकियासेन जो है ये अल्मोड़ा का है और सही आंसर जो है आपका भिकियासेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म यहाँ पर चुनना है। तो एक तरफ आपको ग्लेशियर दिए गए हैं, एक तरफ ज़िले दिए गए हैं, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा गलत है इनमें से। तो इनमें से अगर देखें आपका तो नामिक ग्लेशियर है, यह आपका बागेश्वर में नहीं है बल्कि पिथौरागढ़ में है। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। कपनी बागेश्वर हो गया, रालम पिथौरागढ़ हो गया, खतली टेहरी हो गया। कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो कुनिंद मुद्राएं जो हैं आपका थत्यूर से भी प्राप्त हुई हैं, देवडुंगा उत्तरकाशी से, कत्यूर घाटी कुमाऊं। ये हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है, जो आपका मेंबरशिप वाला बैच चल रहा है। हमने कुनिंद राजवंश पढ़ा, तो उनकी मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं सारी बातें हमने डिस्कस भी की हैं। निम्न में कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? तो मैती आंदोलन के जनक जो हैं कल्याण सिंह रावत जी है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी? तो बेगार प्रथा जो है ये आपका कुली बर्दायस, कुली उतार, कुली बेगार, इन सभी रूपों में पाई जाती थी। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन पूछ लिया गया है, तो 25 जुलाई 1979, ये डेट ध्यान रखनी है, 1979 को हुआ था और 25 जुलाई 1979 को हुआ था। देवदत्त पंत की अध्यक्षता में ये हुआ था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना जो है ये आपका विद्युत से संबंधित योजना है, कुटीर ज्योति योजना। किस गढ़वाल नरेश ने गुरुराम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो गुरुराम राय जो हैं ये सिखों के 7वें गुरु थे और इनको जो आश्रय प्रदान किया था गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह ने प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है चंदवंश के शासनकाल में कीर्ति क्या था? तो चंदवंश भी हमने डिटेल में पढ़ा है अपने थ्योरी सेक्शन में और आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे जो हमारे मेंबर्स हैं। आंसर हो जाएगा आपका कीर्ति क्या था? तो एक भूमिकर था आपका कीर्ति। इसी का नाम जो है हमने पढ़ा था कि इसी को सिरतान भी बोला गया है। अगला क्वेश्चन है श्रीदेव है ये, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस जो है आपका ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। 25 जुलाई आपका सही हो जाएगा। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था? तो गब्बर सिंह नेगी का नाम ध्यान रखना है। इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था और मरणोपरांत दिया गया था। कौन से युद्ध के लिए दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूवे चैपल का ये युद्ध था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो है 1915 के दौरान ये युद्ध हुआ था। मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? श्रीनगर गढ़वाल में जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उसमें इनमें से किसने भाग लिया था? तो इसमें श्रीदेव सुमन ने भी लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी और विजयलक्ष्मी पंडित ने भी लिया था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है। अनासक्ति आश्रम कौसानी जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है अनासक्ति आश्रम। अगला क्वेश्चन है मरोज क्या है? तो मरोज एक तरह का त्योहार है, एक जनजातीय त्योहार है मरोज। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरोज जो है। और ये जौनसार क्षेत्र में जो जौनसारी जनजाति है उनका त्योहार है। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? तो देवभूमि सॉफ्टवेयर पूछ लिया गया था। आंसर आपका जो है ये भू अभिलेखों से संबंधित था, भूमि अभिलेखों से संबंधित था देवभूमि सॉफ्टवेयर। उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना आपका स्थित है, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ये ध्यान रखना है। और ये लगभग जो है 280 धौलीगंगा नदी पर ये है और 280 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी है? तो ये आपका हंसा मंडाल है। और अगर पूछे कि किस क्षेत्र से संबंधित, तो भारोत्तोलन जो खेल है इससे रिलेटेड है भारोत्तोलन, और ये हंसा मंडाल का नाम आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 4 गोल्ड मेडल भी जीते हैं भारोत्तोलन के फील्ड में। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजातियों से रिलेटेड, और सही आंसर हो जाएगा आपका जौनसारी जनजाति में खुमरी पंचायत एक तरह से संबंधित है। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदीलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो बैरिस्टर मुकंदीलाल ने तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर 1922 में जो है आपका तरुण कुमाऊं जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया था। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना आपका जो है यह आपका 23 जनवरी 1939 में हुई थी। यह आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसमें श्रीदेव सुमन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो मैंने आपको पढ़ाया था और ये भी बोला था कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। कत्यूरी काल में किसको क्या कहा जाता था? तो हमने सारे डिस्कस किए हैं थ्योरी सेक्शन में। अभी पिछले एग्जाम में प्रभावतार पूछ लिया गया था, आगे कोई और भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इनको। तो भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को प्रभावतार कहा जाता था। इस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो एक्ट है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पारित किया है और ये 2019 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है महिम वर्मा जो है ये उत्तराखंड से है और इनका संबंध किससे है? महिम वर्मा का संबंध जो है क्रिकेट से है, क्रिकेट खेल से है इनका संबंध महिम वर्मा का। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो अपना पंचायती राज अधिनियम जो है उत्तराखंड ने पारित किया था वर्ष 2016 में, और अगर आपको डेट पूछ ली जाए तो 4 अप्रैल 2016 से ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो ये किया गया था आपका वर्ष 1929 में, सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1917 कुमाऊं परिषद में के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सारे के सारे जो कुमाऊं अधिवेशन है वो हमने उत्तराखंड के वीडियो में, ये पब्लिक वीडियो है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। उत्तराखंड रिवीजन क्लास करके एक सीरीज़ आपको मिलेगी जहां पर आपको कंप्लीट ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वो डिस्कस किए गए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, उत्तराखंड रिवीजन क्लास आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। आंसर हो जाएगा जयदत्त जोशी। यूनेस्को द्वारा रम्माण जो कि जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है ये किस जनपद से संबंधित है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, चमोली जनपद आंसर हो जाएगा। किसी कूट भाषा में अगर 526 का अर्थ जो है आसमानी नीला है, 24 का अर्थ जो है नीला रंग है, 436 का आनंद है, इस भाषा में आनंद किस अंक से प्रदर्शित हो रहा है? तो इस भाषा में अगर देखें तो 526 यानी जो 526 है आसमान नीला है, तो यहाँ पर 5 जो है आसमान को दर्शा रहा है, 2 जो है वो नीले को दर्शा रहा है और 6 जो है आपका वो है को दर्शा रहा है। ऐसे 2 4 में नीला रंग दिखा रहा है, तो 2 तो नीला हो गया और 4 जो है आपका रंग हो गया, यानी 4 रंग को दर्शा रहा है।
और 436 का अर्थ है रंग आनंद है। रंग यानी 4 तो आपका रंग हो गया, और आनंद आनंद दिखा रहा है 3 जो है वो आनंद को दिखा रहा है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग में पूछा जा सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति 15% मिश्रित ब्याज की दर पर 4,000 रुपये उधार लेता है और वह 1,500 वापस कर देता है वर्ष के अंत में। तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी रकम देनी होगी ताकि उसका उधार मिश्रित ब्याज सहित पूरा भुगतान हो जाए, जबकि 3 वर्ष तक उसने रुपये 1,500 प्रति वर्ष वापस दिए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर बता देता हूँ, सॉल्यूशन अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पक्षियों के एक शिकारी ने किसी से पूछा कि तुम्हारे थैले में कितने पक्षी हैं। शिकारी ने उत्तर दिया 6 को छोड़कर सभी गौरैया हैं, और 6 को छोड़कर सभी कबूतर हैं, तथा 6 को छोड़कर सभी बतख हैं। शिकारी के थैले में कुल कितने पक्षी हैं? तो शिकारी के थैले में कुल कितने पक्षी होंगे? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 9 जो हैं वो हो जाएगा, क्योंकि 6 को छोड़कर सभी, 6 को छोड़कर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो 3 वहाँ पर जो हैं 6 को छोड़कर 3 गौरैया हैं, बाकी 6 को छोड़कर 3 कबूतर हैं, और बाकी 6 को छोड़कर 3 जो हैं बतख है। आंसर आपका ए हो जाएगा। एक नाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में एक दूरी 8 घंटे 48 मिनट में तथा वही दूरी पानी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में तय करती है, तो नाव एवं पानी की बहाव की गति में अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8:3, 8:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता हूं तो एक निश्चित दूरी तय करने में, ये यहाँ से आप लेवल देख लीजिए, रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक ही आता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस ठीक से करनी होगी। तो कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो उंगलियों पे करने वाले होंगे, बाकी जो है ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो 50 दिन लगते हैं एक निश्चित दूरी तय करने में और 9 घंटे विश्राम करने पर। यदि मैं पहले से 2 गुनी गति से चलता हूँ और प्रतिदिन पहले से 2 गुना विश्राम करता हूँ, तो पहले से 2 गुनी दूरी तय करने में अब कितना समय लगेगा? तो ये भी जो है वो मानने वाला क्वेश्चन होगा, माना x है, तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन होगा, काफ़ी लंबा जाएगा। सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ 125 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर कोई आप लोगों में से सॉल्यूशन इसका कर पाए तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि किसी धन का 150% 0.24 हो तो उसका 0.24% क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, मानो यहाँ पर x मान लेना है, x का जो है 150% निकालना है, और अपॉन 100 ये कितना है 0.24 है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा, 24 अपॉन आपका 50 हो जाएगा, 24 अपॉन 150 हो जाएगा, और जो लगभग बराबर हो जाएगा आपका 0.16 का। आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आपका 0.16 ये हो जाएगा। और अब 0.16 जो हमारा आया 0.16, इसका हमें परसेंटेज निकालना है आपका 0.24%। तो इनटू कर देंगे 0.24 अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे, यह आपका आ जाएगा, ये लगभग आपका 0.000384 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछी गई है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 होगा, 3 होगा आपका, 5 होगा, 7 होगा, 11 अभाज्य है, 9 आपका अभाज्य नहीं है, 9 विभाजित हो जाता है, 11 के बाद फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है आपका, 23 भी डिवाइड नहीं होता है, और फिर 29 डिवाइड नहीं होता है। तो इनकी माध्यिका निकालने के लिए n/2वां पद, फिर n/2 + 1वां पद अपॉन 2 करते हैं हम। मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, तो 12 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। जिस प्रकार कोशिश का संबंध सफलता से है, उसी प्रकार से इनमें से कौन से संबंधित हैं? तो इसमें से आप देख सकते हैं कि पढ़ने का संबंध ज्ञान से ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से कोशिश का सफलता से है। मयूर, प्रणव, अशोक और सोहन 4 मित्र हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि इनमें से कौन सबसे धनी है, कथन 1 और 2 दिए गए हैं।
और इनमें से कौन से कथन पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन एक कह रहा है कि प्रणव मयूर तथा सोहन से अधिक धनी परंतु अशोक से गरीब हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे बात हो गई कि यहाँ पर अशोक जो है सबसे अमीर है और अशोक के बाद जो है प्रणव है और प्रणव के बाद आपका मयूर हो गया, प्रणव के बाद आपका मयूर हो जाएगा और लास्ट में आपका जो है मयूर और सोहन, मयूर तथा सोहन सेम है तो हम मयूर एंड सोहन को ऐसे साथ में लिख सकते हैं। और अगर दूसरे स्टेटमेंट से जाएं तो यहाँ पर प्रणव और अशोक आपको दिए गए हैं और प्रणव और अशोक यहाँ पर जो है इनमें से सबसे ज़्यादा अमीर हो जा रहे हैं। ये मयूर से भी अमीर है और मयूर जो है आपका सोहन से फिर अमीर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कथन एक से स्पष्ट है कि अशोक सबसे धनी व्यक्ति है और कथन एक में दी गई सूचना ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रीजनिंग के बाकी क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जा रहा है। तो रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ने के बाद। फूल शब्द का तत्सम रूप है, हिंदी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी के किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो फूल शब्द का तत्सम रूप, तत्सम पूछ रहा है तो पुष्प जो है फूल शब्द का तत्सम रूप होता है। धनु शब्द का पर्यायवाची क्या है, धनु शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो इनमें से देखें तो कोदंड जो है धनु शब्द का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा धनु का जो है धनुष भी होता है। एक पिनाक शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पिनाक है, कमान है, ये सब जो है धनु के पर्यायवाची हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मम कहते हैं जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्दय जिसके हृदय में दया नहीं है या मन में दया नहीं है। निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। निष्ठुर है जो बहुत कठोर होता है। अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, अगोचर शब्द के लिए जो उपयुक्त वाक्यांश है जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, यह आपका अगोचर हो जाएगा। मत्स्य शब्द का तद्भव रूप बताना है तो मत्स्य शब्द का तद्भव रूप जो है मछली हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस शब्द में अनुपसर्ग का योग नहीं है, अनुपसर्ग का योग इनमें से जो नहीं है आपका वो आपका अनुज्ञा में नहीं है। तो अनुज्ञा में जो है अनुपसर्ग का नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुज्ञा। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गमन शब्द में जो प्रत्यय है वो अन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नस्वर शब्द का विलोम है, नस्वर शब्द का विलोम हमें बताना है, नस्वर, नस्वर शब्द का अपोजिट हमें बताना है तो इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत। नस्वर मतलब नष्ट होने वाला, शाश्वत मतलब सदैव रहने वाला। अगला है यथेष्ट शब्द का विलोम है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यथेष्ट शब्द का विलोम जो है कम होता है, यथेष्ट मतलब अधिकतम होता है तो कम होता है यथेष्ट का विलोम। अगला क्वेश्चन है संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है, तो संयोग शब्द में उपसर्ग का योग हो जाएगा सम, सम धन योग, तो ये हो जाएगा संयोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य हमें यहाँ पर चुनना है। तो इनमें से देखिए एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गाय चर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगला देखिए एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गाय चर रही हैं। इसके अलावा एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गाय चर रही हैं। एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें, सिर्फ गाय नहीं आएगा, गायें चर रही हैं। डी वाला सही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलेजे पर पत्थर रखना, तो ये मुहावरा है और इसका अर्थ जो है सिंपल सा होता है जी कड़ा करना, कलेजे पे पत्थर रखना, जी कड़ा करना। जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो जानकार शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो आपका कार प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी है, ये सी हो गया है ये, तो सही आंसर आपका कार प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध शब्द हमें चुनना है वर्तनी की दृष्टि से। तो शुश्रूषा, शुश्रूषा में सु आपका छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, फिर से शुद्ध शब्द चुनना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो आपका सही आंसर है ये गलत छप गया है, वर्त्स्य था ये, इस तरह से वर्त्स्य, और यही इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर
जो है आपका बी वाला जो है आपका सही आंसर था इसका। इस तरह से ये शब्द लिखा गया था, ये गलत टाइप हो गया है तो ये थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें जो है पूर्व पद महा है और उत्तर पद जो है आत्मा है। तो आत्मा विशेषण विशेष से संबंध जहाँ पर होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। अगला है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन एक हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा प्रत्येक, और इसमें क्या हो रहा है, ई और प्लस ए हो रहा है और क्या बन रहा है, य बन रहा है। और ये गुण किसका है? ये आपका यण संधि का लक्षण है, यण संधि का। ई और ए मिलकर जो है य बना लेते हैं। अन्य क्या चाहे, सॉरी ये अंधा था, बहुत मिस्टेक हो गई। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ होता है आदमी वही चाहता है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद चुनना है, तो सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सतधन, सतधन जन, सज्जन को सतधन जन हो जाएगा, यानी आपका बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा सतधन जन, सज्जन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का था, निम्नलिखित में से किस शब्दों में बहुब्रीहि समास की योजना है? तो बहुब्रीहि समास की योजना इनमें से देखें तो पीताम्बर है, पीताम्बर का जो है पीला है, अंबर जिसका यानी पीले हैं कपड़े जिसके, वो श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर का प्रयोग किया जाता है। तो यानी किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तो ये इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट पेपर एनालिसिस किया। रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, वो हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर किसी को स्क्रीनिंग का कोर्स कंप्लीट पढ़ना है 59 की मेंबरशिप में, खासकर जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए मौका है। 150 तक लगभग 110 के अराउंड तो हमारे पास मेंबर जुड़ चुके हैं। तो 40 सीट्स आपके लिए स्क्रीनिंग की है और आपके 24 to 23 के अराउंड जो है आपके लिए लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस मेंस प्लस स्क्रीनिंग की है, जो वहाँ पर आपको 89 की मेंबरशिप लेनी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।